नजर आ सकते हैं इस दौरान? पूजा जी, हमारी पार्टी के अंदर योग्य व्यक्ति की तलाश की जाती है और निश्चित तौर पर अभी हमारे जो 27 मार्च और अप्रैल को चुनाव होने वाले उसके अंदर हमारी शॉर्टलिस्ट होकर के सेंट्रल ऑफिस में जाती है। ये हमारी चुनावी प्रक्रिया है कि प्रदेश अपनी तरफ से भेज करके शॉर्टलिस्ट करके भेजता है और 3-3, 4-4 नाम, कई जगह 5-5 हो जाते हैं, 2 भी नाम हो जाते हैं। वो फिर आला कमान फैसला करते कि उसमें से जो भी सबसे योग्य उम्मीदवार है उसको हम टिकट देते हैं। और पार्टी का मानना है कि जिन्होंने भी टिकट मांगा है सब योग्य उम्मीदवार है, किसी को भी कहीं भी हम कम नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है किसी एक आदमी को टिकट देना, इसलिए उनमें से जो भी बेहतर लगता है उसको हम टिकट दे करके मैदान में उतारते हैं। हम किसी किस्म का कोई आरक्षण हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आरक्षण है योग्यता, हमारे यहाँ आरक्षण अनुभव। हम बंगाल का विकास चाहते हैं, बंगाल का विकास जिस तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चयन करना है जिनको टिकट दे करके हम चुनाव मैदान में उतारें। बिल्कुल नहीं, नीरज जी का जो कहना है वो इनकी अपनी वैचारिक क्षमता दर्शाता है। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि अगर देखने वाली बात है तो आज भारत पूरे विश्व के अंदर क्या उसका सम्मान बढ़ा है, चाहे वो चीन को टक्कर दे, चाहे अनिल गोयल जी, मैं बता दूं आपको, देखिए नीरज जी लौटेंगे आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, पहले अनिल जी की बात पूरी होने दीजिए। नीरज जी बीच में मेरा ये कहना है कि विकास पूरा संसार देख रहा है, भारत का विकास पूरा संसार देख रहा है। भारत जो पहले जो रक्षा सौदे आयात करता था आज वो निर्यात करने की स्थिति के अंदर है। अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो आप गुजरात स्टेट की नंबर 1 स्टेट बना हुआ है, वहाँ पर हमारी सरकार लगातार गुजरात में डेवलपमेंट करके दिखा रहे हैं। यूपी के अंदर हमने डेवलपमेंट करा, हरियाणा के अंदर हमने डेवलपमेंट करा और वहाँ की जनता बार बार हमको रिपीट कर रही है। बार बार रिपीट इसलिए कर रही है कि हमने वहाँ पर उसका विकास करा है और विकास करके हमने दिखाया है। हमने बिना किसी भेदभाव के हमने अगर 10% आरक्षण दिया तो हर हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को आरक्षण दिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये श्री राम कहने पर बौखला जाते हैं, श्री राम कहने वालों को ये सजा दिलाते हैं, बेनाम कहने वालों की चमड़ी तोड़ने की बात करते हैं। जो सांप्रदायिकता के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर बंगाल का विनाश चाहते हैं। बंगाल का विकास बंगाल के हर रहने वाले नागरिक के इच्छा होगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। हम बंगाल के हर व्यक्ति को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और हर व्यक्ति का विकास करेंगे, पूरे बंगाल का विकास करेंगे। हमने करके दिखाया है और बंगाल में करके दिखाएंगे। क्या इतना आसान? बिल्कुल, ये मत कहिए कि धर्म के नाम पर आखिर राजनीति कब तक होती रहेगी, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। अनिल जी, आखिर कब तक? पूजा जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन अगर ये किसानों का इन्होंने एक मुद्दा करा है, 2010 में सरकारी रेट गेहूं का 10 रुपए 80 पैसे किलो था। आज 2021 में सरकारी रेट 19.75 पैसे है, लगभग 2 गुने हमने उनको पैसे दे रहे हैं। और दूसरा पक्ष क्या है, उस टाइम आटा 20 रुपए था, आज आता है सिर्फ 20 से 22 रुपए है। हमने महंगाई भी नहीं बढ़ने दी है और किसानों को लगभग दुगने हमने जो सरकारी रेट दिया है, एमएसपी दुगने रेट पर दिया है। धान जो पहले 9.5 रुपए किलो था 2010 में, 2021 में हमने लगभग 19 रुपए किलो, 18 रुपए 88 पैसे किलो दिया है। जब मोटा चावल पहले 25 रुपए बिकता था, आज सिर्फ 30 रुपए बिक रहा है। इसी तरीके से अरहर की दाल जो पहले 23 रुपए किलो एमएसपी थी, हमने 80 रुपए किलो की एमएसपी दी है। मूंग की दाल जो पहले 27 रुपए की एमएसपी थी, आज हमने 72 रुपए की एमएसपी दी है। उड़द की दाल जहाँ 25 रुपए एमएसपी थी, हमने 60 रुपए। बड़ी अजीब बात है, आप दलाल तिलहन की तो बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की भी बात कर लीजिए फिर। हाँ, पेट्रोल डीजल की मैं बात करता हूँ। पेट्रोल डीजल के बाद भी अगर 2000 के अंदर 2007 के अंदर 63% रेट बढ़े हैं, 2007 से 2065 के अंदर 66% रेट बढ़े हैं और 2014 से 2021 से 25% रेट बढ़े हैं। आप अगर पेट्रोल की बात भी करें तो यानी कि बराबरी करनी है। जो यूपीए सरकार में हुआ है वो एनडीए सरकार में भी होगा। पूजा जी देखो, आज आप ये बताओ, सैलरी भी बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, तो थोड़े बहुत अगर रेट बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत रेट पर ये अपने टाइम में तो ध्यान करें। ये 67 रेट बढ़ाते थे, उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज अगर 25% रेट बढ़े तो उसको इन्होंने ड्रामा बना रखा है। और निश्चित तौर पर जहाँ मैं शासन प्रशासन के बाद मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जहाँ एमएसपी के रेट दुगने से ज्यादा दिए, वहाँ रिटेल महंगाई नहीं बढ़ी थी। इसी को हम कह सकते हैं सुशासन। हम किसान को उसका उचित मूल्य दे, अधिक से अधिक मूल्य दे, लेकिन उपभोक्ता की भी जेब ना कटे।
ये हमने करके दिखाया 2014 से 2007 तक, और ये सरकारी रिकॉर्ड है, मेरे मनमाफिक बात नहीं है। और इसी तरीके से निर्माण की बात करें, पहले सड़कें कितने किलोमीटर बनती थी, आज सड़कें कितने किलोमीटर बन रही हैं, और आज हिंदुस्तान सड़क बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सड़कें तो बन रही हैं, लेकिन उस पर गाड़ियां कैसे चलेंगी जब पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो जाएंगे? कैसे बात कर रहे हैं अनिल जी? ठीक है, लौटेंगे आपके पास नीरज जी। पूजा जी एक मिनट, मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़ते हैं तो इसमें हमारी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं अनुपात में। ये देखो, अगर आप अपनी मजबूरियां गिनाएंगे तो फिर जनता किसे अपनी मजबूरी गिनाएगी? ठीक है, आपके पास आएंगे नीरज जी। पूजा जी देखो, पूजा आप टिकट मिलेगा? पूजा जी, टिकट देने का काम आला कमान का है, और आला कमान अगर एक चीज समझेगा तो वहाँ से उनको टिकट भी देगा और उनके सामने पूरे बंगाल की निगाहें इस पर थी। अनिल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद सबकी निगाहें शुभेंदु अधिकारी पर। मैं बिल्कुल पूजा जी मानते हैं, आप लिस्ट आने दो। लिस्ट आने के बाद में मैंने आपको ये कहा है कि हम जो है योग्य उम्मीदवार हर जगह पर उतारेंगे, टक्कर देने वाला उम्मीदवार हर जगह पर उतारेंगे, जीतने वाला उम्मीदवार हर जगह पर उतारेंगे, और उसमें शुभेंदु अधिकारी होंगे तो शुभेंदु अधिकारी को हारने के लिए कौन चाहता है? हारने के लिए किसे टिकट दिया जाता है? पूजा जी देखो, जब एक हाई कमान है, जब तक लिस्ट फाइनल नहीं होती है तब तक उस पर कुछ भी कहना निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। फैसला जब आला कमान फैसला करेगा, जिसको जहाँ से चुनाव लड़ाएगा वहां से पार्टी का, बीजेपी का कार्यकर्ता वहां से चुनाव लड़ेगा। और ये निश्चित तौर पर मेरे भाई जो बात कहते हैं, चाहे वो किसानों की बात कहें, चाहे बंगाल के निवासियों की बात कहें, वहां पर किसी का हित भी नहीं सदा है। ये तो जो हम देना चाहते हैं वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये वहाँ पर लेकिन अभी सीटों की समीकरण की बात हो रही है अनिल जी, वो तो कह रहे चुनौती ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ये बात मानने की चुनौती नहीं है, आराम से बैठे, कोई बुराई नहीं है। हम हर चुनाव चुनौती मान के लड़ते हैं और हर चुनाव चुनौती मान के लड़ करके जीत करके दिखाते हैं। ये निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि ये बीजेपी की चुनौती ना माने, आराम से रहें। ये जब चुनाव का रिजल्ट आया, जब पता चलेगा, हम निश्चित तौर पर हर छोटे से छोटे चुनाव को नहीं दिखती कि देश का मंत्री, प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रचार मंत्री घूमते नहीं। आप जब बीच में बोलते हो नीरज जी, मुझे बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। ठीक है, आप अपने नंबर पर बोलो नीरज जी, ये कोई तरीका नहीं हुआ जी। ठीक है अनिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम जो भी काम करेंगे वो बंगाल के हित को ध्यान में रख करके करेंगे। हम निश्चित तौर पर बंगाल का विकास हो उस पर काम करेंगे। और इनके अंदर जो अगर ये इनकी पार्टी इतनी खींची, इनमें भगदड़ क्यों मच रही है? इनके एमएलए रोज पार्टी छोड़ करके क्यों भाग रहे हैं? इनके कार्यकर्ता रोज पार्टी छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आज इनमें पूरी तरीके से भगदड़ मची हुई है और निश्चित तौर पर नहीं, तो आपका फोकस इस पर है कि टीएमसी के जो नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं उनको बीजेपी में शामिल कराना है, या फिर ये कि जनता का विकास कैसे होगा, वहाँ की जो बंगाल की जनता है उसके विकास के लिए सोच रहे हैं? हम बिल्कुल बंगाल की जनता के विकास के लिए सोच रहे हैं, और जो हमारी नीति और रीति से सहमत होकर के हमारी पार्टी में आना चाहता है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्वागत है। जो हमारी नीतियों को स्वीकार कर रहा है और दीदी की नीतियों से परेशान होकर के, उनकी तानाशाही रवैये से परेशान होकर के, वो तो कह रहे हैं आने जाने का सिलसिला तो चलता रहता है, चुनौती कहाँ है? चलता रहता तो ठीक है। चुनौती केरल के चुनाव के, बंगाल के चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि कितनी सीट इनकी आ रही, कितनी सीट हमारी। जवाब दीजिएगा।